Okay, so let us start with today's lecture. This is the name of the method, Program Evaluation and Review Technique. Right? In short form, it is called as PERT. PERT. Right? Now, in this technique, we are having different terminologies for this technique. Right? So we will be seeing those terminologies first, and after completing those terminologies, we will be going for the numerical. Right? So first, basically, if we want to talk about this technique, what is the technique which is used for variable activities, right? In part, the time is combination of three different time estimations. First system is based on usually beta probability distribution, right? So in this method, we are going to use three time estimates. There are three type of time estimates, and these three type of time estimates will be given to you in the problem itself, right? So what are those three time estimates? यहाँ पे आपको तीन तरह के टाइम एस्टिमेट्स जो है वो न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिए हुए होंगे। तो ये स्लाइड पे मैंने दिखाए हुए हैं तीन टाइप के टाइम एस्टिमेट। दैट इज फर्स्ट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, दैट इज कॉल्ड एज TO, optimistic time estimates. First, what is the meaning of that? The minimum time required for completion of activity as per the predetermined condition. No delays or setbacks are considered for this time estimation. मतलब ये क्या, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर मिनिमम हम कितने टाइम में अपना काम जो है या अपनी एक्टिविटी वो कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि बहुत आशावादी है कोई आदमी, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, राइट? तो यहाँ पे ये टाइम जो एस्टिमेट है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, वो जो है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, राइट? आफ्टर दैट देयर इज पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, दैट इज कॉल्ड एज TP, that is opposite to optimistic. Here the maximum time that activity will take under worst conditions. Here major catastrophes like flood, earthquakes, storms, etc. are not considered. यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अगर कुछ कंडीशन बिगड़ जाए या कुछ सेटबैक आए या राइट कुछ फेलियर आ जाए तो मैक्सिमम टाइम क्या कितना लग रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, दैट इज TP, राइट? So first is optimistic, second is pessimistic. Pessimistic का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, वर्स्ट केस सिनारियो में मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज पेसिमिस्टिक। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स ये सब को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और तीसरा टाइम एस्टिमेट जो है वो है दैट इज द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, द टाइम एंड एक्टिविटी विल टेक इफ एग्जीक्यूटेड अंडर नॉर्मल कंडीशन, राइट? अगर हम नॉर्मली सब सही तरह से चल रहा है और टाइम कैलकुलेट करें कोई एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, तो वो टाइम जो है दैट इज मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, राइट? कि नॉर्मली हम कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्टिविटी आपके जो प्रोडक्शन में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो नॉर्मल कंडीशन में कितना टाइम लग रहा है, राइट? आइडियली तो वो टाइम जो है वो मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट है। पेसिमिस्टिक यानी मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है वर्स्ट केस में खराब कंडीशन में। और ऑप्टिमिस्टिक यानी अगर हम बहुत ज़्यादा काम करें तो मिनिमम कितना टाइम लग सकता है कोई एक्टिविटी तो खत्म करने में। So these are three time estimates that we are going to use in part. TO is optimistic, TP for pessimistic, and TM is used for most likely time estimate. समझ में आ रहा है? तो पर्ट के स्टार्टिंग में हमें जो ये ध्यान में रखना है वो ये तीन तरह के टाइम को ध्यान में रखना है। और दूसरा ये जो टेक्निक है, ये मेथड है जो पर्ट, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करती है, राइट? दैट इज फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यू मे बी you may have seen that curve, bell curve, right? This kind of curve you may have seen, that is called as a bell curve, that is for mathematical portion, right? तो ये बेल कर्व जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके ऊपर ये काम करता है। कैसे काम करता है हम देखेंगे, राइट? नाउ here there are some formulas that you need to remember. Which are the formulas? So for that, for time estimation, expert opinion is taken having their experience in relevant field, right? और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो कौन कौन सा है? एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम। ये जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा।
since there are 3 time values available in the part, average time is to be calculated. Following formula is used. यहाँ पे क्या करना है, हमने 3 तरह के टाइम एस्टिमेट देखे, राइट, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। तो ये 3 टाइम एस्टिमेट जो है वो हर एक एक्टिविटी के लिए सेपरेटली दिए हुए होंगे, राइट। सो बाय यूजिंग दिस 3 टाइम एस्टिमेट्स वी नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, राइट। जितनी भी एक्टिविटी हमें नेटवर्क में दिया हुआ है, राइट, हमें नेटवर्क में बहुत सारी एक्टिविटी ऑलरेडी दे दी गई है, तो उसके लिए हमें ये एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना होगा और उसके लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। टी ई इज इक्वल टू टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम टी मोस्ट लाइकली टाइम प्लस टी पेसिमिस्टिक अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला याद करके आपको एस्टिमेटेड टाइम दैट इज टीई हर एक्टिविटी के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, टीई इज इक्वल टू टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, राइट। उसके बाद और एक चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट इज वेरिएंस। ये पार्ट में आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, 2-3 फॉर्मूला है, राइट। अगर ये फॉर्मूला आपको आते हैं तो ही आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकोगे, वरना इट इज नॉट पॉसिबल। सो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज टीपी माइनस टीओ अपॉन 6 होल स्क्वायर। तो टी पेसिमिस्टिक माइनस टी ऑप्टिमिस्टिक अपॉन 6 वो पूरे का स्क्वायर करना है, दैट इज वेरिएंस। तो आपको दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल में कि भाई ये प्रोजेक्ट का वेरिएंस आपको ढूंढना है, तो वेरिएंस ढूंढने के लिए आपको ये फॉर्मूला जो है उसका यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया टीपी माइनस टीओ बाई 6 होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज सिग्मा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ एक्टिविटीज वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या है, तो उसको अगर मैं लिख के समझाऊं, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्टिविटीज वेरिएंस, राइट। तो ये सारे जो वेरिएंस होंगे उसका सम करना है आपको, सारी एक्टिविटीज है। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज में कंसीडर करनी है वो मैं बाद में बताता हूँ। इसमें सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी ही कंसीडर करेंगे, राइट। क्रिटिकल पाथ में जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है उसी के वेरिएंस को आपको कंसीडर करना है और उसका जो सम करके स्क्वायर रूट लेना है, दैट विल बी गिविंग यू द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्टिविटीज वेरिएंस। लेकिन ये एक्टिविटीज कौन सी लेनी है, तो ये क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटी होगी वही आपको लेनी है, राइट। सो दैट इज द सिग्मा। एंड लास्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये भी आपको पूछेंगे कि भाई कोई प्रोजेक्ट जो है वो आइडियली 24 दिन में खत्म हो रहा है, लेकिन आपको पूछेंगे कि भाई 26 दिन में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इट इज कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट that how many percentages are chances of completion of project in certain time, right. As I told you earlier, it will be telling you the probability or percentage chances that for example there are 60% chances are there that this project will be completed in 20 days. So that percentage chances you need to find out with this formula, right. Here TCP, that is T for critical path, is the time for completion of project on critical path, and T is any certain time, then the probability is given by this formula. यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि TCP का मतलब क्या है यहाँ पे, what is the meaning of this TCP? So this TCP is the time that is required to complete the activity if you take the critical path, right. That is for TCP, क्रिटिकल पाथ को फॉलो करे तो प्रोजेक्ट खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है वो है। और ये जो T है वो T आपको दिया हुआ होगा डेटा में कि भाई 25 दिन में खत्म करना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो जो भी दिया हुआ होगा डेटा में वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये TCP आपने फाइंड किया हुआ होगा अपॉन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, राइट। नाउ यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप सब वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो आपको Z की वैल्यू मिलेगी, कोई भी वैल्यू मिलेगी, फॉर एग्जांपल 0.12, 0.5, ऐसा कुछ भी वैल्यू आपको Z का मिलेगा, राइट। नाउ दिस इज नॉट शोइंग द प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली, राइट। ये Z की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज नॉट शोइंग यू द प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली
For that you will be requiring, for example, here this is the, just see on the slide, if here z as 0.2 we are getting, then here this is the normal distribution bell curve, right? This is the normal distribution bell curve, and here the values will be varying. In the middle it will be 0, here 1, 2, 3 likewise, and here -1, -2, -3 likewise. तो इस तरह से यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर फॉर एग्जांपल 0.2 आ रहा है तो यहाँ पे 0.2 यहीं कहीं पे होगा, राइट, 0 और 1 के बीच में। और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो ये पूरा जो एरिया अंदर कवर हो रहा है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट, और उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू पे आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती है एरिया की, राइट। तो उसके लिए आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह का टेबल दिया हुआ होगा एग्जाम में, या फिर डायरेक्टली आपको वैल्यू दिया हुआ होगा, राइट। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग z इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है, तो आपको ये जो टेबल है, ये टेबल किस चीज का है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वैल्यूज रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द z स्कोर, राइट। यहाँ पे z स्कोर दिया हुआ है, अगर हमको 0.2 पे फाइंड करना है तो 0.2 कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा 0.2, और ये 0.2 पे एग्जैक्ट 0.2 है, राइट। तो उस पे कितना एरिया जो है, इतना 0.57926। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर चांसेस दैट 57.926% chances are there that this project will be completed in certain amount of time, right। इस तरह से आपको फाइंड करना है, राइट। मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। यहाँ पे इफ यू आर गेटिंग द z वैल्यू एज 1.1 फॉर एग्जाम्पल, तो 1.1 कहाँ पे है, ये रहा, उसमें एग्जैक्टली इफ यू आर गेटिंग 1.1 देन इट विल बी द एरिया 0.86433। इसका मतलब 86.43% chances are there that this project will be completed in certain amount of time, right। if you are getting for example 1.21, for example if you are getting the z value as 1.21, now where will you get 1.21, तो उसके लिए यहाँ पे देखो 1.2 कहाँ पे है, ये रहा 1.2, लेकिन उसके बाद 1.21 है, तो यहाँ पे ये जो है वो 0.00 है और ये जो है 0.01 है। तो आपको यहाँ पूरी लाइन में से कौन सा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो 2 के बाद 1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये जो इंटरसेक्ट करता है वो वैल्यू आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये वाली, राइट। समझ में आ रहा है, 1.21 होगा तो ये वैल्यू आएगी, यानी 0.886, यानी कि 88.68%। अगर 1.22 हुआ, 1.22 है अगर, राइट, तो 1.2 तो ये रहा, लेकिन ये लाइन में 0.02 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये जो इंटरसेक्ट होता है ये वाला आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको टेबल में से वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। और जनरली या तो ये पूरा टेबल दिया हुआ होगा एग्जाम में, या फिर वैल्यू आपको रेंज में ऑलरेडी डेटा में ही दे दी गई होंगी, राइट। सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको देखना कैसे है वो आना चाहिए, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस z वैल्यू। z वैल्यू पे से आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी और कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज चांसेस है वो पता चलेगा। और ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है, ये वैल्यू ये बेल कर्व में से आती है। यहाँ पे आप अगर z की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो ये जो एरिया कवर हो रहा है उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी, राइट, प्रोबेबिलिटी की। तो इस हिसाब से आपको देखना है। और यहाँ और एक चीज ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव में भी ये वैल्यू आपको दिया गया होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये देखो यहाँ पे z की नेगेटिव वैल्यू है तो भी ये वैल्यू आपको दी गई होंगी, उस हिसाब से आपको देखना है। तो दिस वाज अबाउट थियरी पोर्शन अबाउट PERT, राइट। नाउ लेट मी कम टू द न्यूमेरिकल। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से आइडिया आएगा कि कैसे इसको अप्रोच करना है, राइट। तो यहाँ पे स्लाइड पे आई होप यू कैन सी ऑन द स्लाइड, तो क्या दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डेटा फॉर गिवन एक्टिविटीज डिटरमाइन। जो एक्टिविटीज दिया हुआ है उसके लिए क्या डिटरमाइन करने को बोल रहा है, फर्स्ट
क्रिटिकल पाथ यूजिंग PERT। तो पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है वो है क्रिटिकल पाथ तो फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड यूज करनी है हमें? PERT ऐसा दिया हुआ है। हम CPM से भी यूज कर सकते, CPM से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि PERT का ही यूज करना है कंपल्सरी, राइट। आफ्टर दैट कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच एक्टिविटी। यहाँ पे और एक चीज बोल रहा है कि भाई वेरिएंस फाइंड करना है, राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए फाइंड करना है। ये हो गया। थर्ड क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज। देखो अभी हमने जो बात की उसका पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज, कितनी प्रोबेबिलिटी या कितने % चांसेस है कि भाई ये प्रोजेक्ट 26 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ये 3-4 सवाल आपको पूछे गए हैं, राइट, वो आपको फाइंड करना है। और एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में क्या है? फर्स्ट कॉलम इज फॉर एक्टिविटी, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया हुआ है 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6, 5 to 6, right? In this manner you are given the एक्टिविटी, राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये 3 टाइम एस्टिमेट्स आपको दिए हुए हैं। TO यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM यानी मोस्ट लाइकली टाइम, एंड TP यानी पेसिमिस्टिक टाइम, राइट। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम है यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम वो एक्टिविटी के लिए, तो वो हमेशा मिनिमम रहेगा ये तीनों एस्टिमेट्स में से। पर्टिकुलर फॉर इफ यू लुक फॉर 1 to 2, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है? 6 है, यानी मिनिमम टाइम 6 मिनट या 6 दिन ऐसा है, राइट। और पेसिमिस्टिक टाइम कितना है? 12, तो वो मैक्सिमम है, 6 मिनिमम है और 12 मैक्सिमम है। और मोस्ट लाइकली टाइम हमेशा ये TO और TP के बीच में ही होगा, दैट इज 9, राइट। उसी तरह अगर 1 to 3 की बात करें तो T ऑप्टिमिस्टिक कितना है? 3 है मिनिमम, और T पेसिमिस्टिक 11 है मैक्सिमम, और उसके बीच में ये मोस्ट लाइकली 4 है। तो इस तरह से आपको हर एक एक्टिविटी के लिए टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, TO TM TP, TO TM TP, राइट। अभी हमें सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबसे पहला काम वी नीड टू फाइंड मेक द नेटवर्क। हमको क्या करना है? लॉजिकल नेटवर्क कैसे बना जो है वो डेवलप करना है। तो वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए ये आपको ये रिलेशनशिप देखने हैं एक्टिविटी के। ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ है, जैसे हम CPM में करते थे, तो ये रिलेशनशिप का यूज करके आपको नेटवर्क जनरेट करना है और या फिर नेटवर्क डेवलप करना है पूरा, राइट। कैसे करेंगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर गिवन डेटा एज शोन बिलो। अभी टेबल में से ये जो एक्टिविटी है इसको हमें ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर से हमें नेटवर्क फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऑब्जर्व फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज 1 to 2। तो 1 to 2 कैसे डिनोट करेंगे? ये पहला नोड हो गया या पहला इवेंट, और ये दूसरा नोड या दूसरा इवेंट, और 1 to 2 हमने एक्टिविटी को दिखा दिया, दैट इज 1 to 2 एक्टिविटी। आफ्टर दैट वन मोर एक्टिविटी इज देयर, दैट इज 1 to 3। अब 1 to 3 जो है वो भी इनिशियल एक्टिविटी ही है, क्योंकि 1 में से ही निकल रहा है, पहले नोड में से ही निकल रही है। तो पहले नोड में से 2 एक्टिविटी निकलेंगी, 1 to 2 एंड 1 to 3। ये आ गया अपना, राइट। उसके बाद जो एक्टिविटी है वो है 2 to 4। 2 कहाँ पे है? ये 2, उसमें से एक एक्टिविटी को हमें निकालना है, दैट इज 2 to 4। ये हमने दिखा दिया, दैट वी हैव शोन हियर। आफ्टर दैट 3 to 4, so this fourth node is getting converging or emerging activities. So from 3 also there is one more activity, that is 3 to 4, that is emerging on fourth event, right. After that 3 to 5, from that 3 one more activity is coming out, that is 3 to 5. So we can show it like this: fifth node, fifth event. After that 2 to 6, from second event or second node there is one more activity that is coming out, that is 2 to 6, sixth node, sixth event. After that 4 to 6, where is 4? This is 4, we need to look for this 4, and it is emerging on sixth node, sixth event, that is 4 to 6, right. And after that there is 5 to 6, so we need to look for where is 5, this is fifth event, and 5 to 6। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमने पूरा नेटवर्क जो है डेवलप कर दिया है।
This should not be difficult for you because we have been practicing this for 2 to 3 lectures, previous lectures, right? इसका हमने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, नेटवर्क को कैसे डेवलप करना है। तो ये हो गया पूरा नेटवर्क, लॉजिकल नेटवर्क जो हमने डेवलप किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से हम पूरा डायग्राम बना सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सेकंड स्टेप। Here the time for completion of activities are probabilistic. यहाँ पे आपको देखना है, as we are going with this PERT method, हमने डिफरेंस में देखा था कि PERT में कौन सा अप्रोच यूज होता है, तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज होता है, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, जबकि CPM में डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यूज होता है, राइट। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कोई सर्टेन वैल्यू पे हम काम करते हैं कि भाई नहीं 2 दिन तो 2 ही दिन में खत्म होगा, लेकिन PERT में क्या है कि कुछ आपको चांसेस मिलेंगे कि भाई 2 दिन में खत्म होने के चांसेस है 80%, राइट। जबकि CPM में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई 2 दिन में काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो 3 दिन में होगा, राइट। तो वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हाँ या ना, देयर इज नो इन बिटवीन इन CPM, तो इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। लेकिन PERT जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, राइट। तो हियर यूजिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ टाइम वी विल फाइंड द एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीशन द एक्टिविटीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड टाइम। अब एस्टिमेटेड टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पैसिमिस्टिक अपॉन 6। ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड टाइम या एस्टिमेटेड टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला को यूज करके हमें ये सभी एक्टिविटी के लिए एस्टिमेटेड टाइम यानी कि टीई फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम जो है वो टीई की है। अब ये सभी वैल्यू, ये फॉर एग्जांपल फॉर एक्टिविटी 1 to 2 इफ यू पुट इट हियर, टीएम हियर, TP here and do the calculation, you will be getting that estimated time as 9। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सभी एक्टिविटी का एस्टिमेटेड टाइम फाइंड करना है, जो आपने टेबल में देख सकते हो, हमने कर लिया है, राइट। अभी दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, राइट, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको ये एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड टाइम हर एक एक्टिविटी के लिए फाइंड करना है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद वेरिएंस भी फाइंड करना है हर एक एक्टिविटी के लिए। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, लेट मी शो यू दैट फॉर्मूला, TP माइनस TO अपॉन 6 होल स्क्वायर। तो हियर TP माइनस TO अपॉन 6 होल स्क्वायर, ये जो है वो फॉर्मूला हो गया वेरिएंस यानी कि V का फॉर्मूला हो गया, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करें फर्स्ट एक्टिविटी के लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है वहाँ पे TP कितना है 12 है, TO कितना है 6 है, यानी कि 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। तो 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 1 होगा, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 1 जो है अपना यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें हर एक एक्टिविटी का वेरिएंस फाइंड करना है। इजी, राइट, नॉट एनी डिफिकल्ट, बिकॉज वी आर यूजिंग द फॉर्मूलाज ओनली। तो ये टीई और वेरिएंस हमने फाइंड कर लिया, फॉर्मूला का यूज करके ये टेबल हमें मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में now based on estimated time we calculate the EST and LFT for each activity to find the critical path for project। अभी हमने नेटवर्क तो बना दिया, लेकिन क्रिटिकल पाथ जो है वो बनाना, वो ढूंढना बाकी है, क्रिटिकल पाथ, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमें फाइंड करना है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम के ऊपर से हमें मिलेगा अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, और हमें फाइंड करना है लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, उसके ऊपर से हमें मिलेगा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चीज का जरूरत पड़ेगी, वी नीड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, राइट।
वी नीड द ड्यूरेशन। हमने ये नेटवर्क तो बना लिया है, राइट, वी हैव ऑलरेडी डेवलप दिस नेटवर्क, बट व्हाट वी आर मिसिंग इज वी आर मिसिंग दिस ड्यूरेशन, कि भाई कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि 10 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, राइट, तो दिस टाइम वी आर मिसिंग। तो ये मिसिंग टाइम जो है ड्यूरेशन, वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए ये ड्यूरेशन जो है वो दैट इज नथिंग बट एस्टिमेटेड टाइम। तो ये जो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड टाइम है वो हम ड्यूरेशन मान के चलेंगे, राइट। और ये ड्यूरेशन का इस्तेमाल करके हमें क्या करना पड़ेगा? ये चारों टाइम एस्टिमेट फाइंड करने पड़ेंगे। ये कैसे फाइंड करना है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है क्रिटिकल पाथ मेथड में, लेकिन ड्यूरेशन जो है यहाँ पे वो कौन सा यूज करना पड़ेगा? तो ये जो एस्टिमेटेड टाइम हमने फाइंड किया हुआ है दैट इज नथिंग बट आवर ड्यूरेशन, राइट। तो लेट मी show you here, let me show you this 95662 this same column we need to write as duration here. Here you can see 95662, right? So this is nothing but EE, तो उसको हमें यहाँ पे ड्यूरेशन में लिख देना है, राइट। उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फाइंड करेंगे। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम मिलने के बाद if you want to find out earliest finishing time, then the formula is duration plus earliest starting time जो हमने फाइंड किया हुआ, राइट। इससे हमें EFT मिलेगा। फिर हम LFT फाइंड करेंगे, तो LFT मिल जाएगा। उसके बाद LST कैसे मिलेगा? लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम इज इक्वल टू LFT लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम माइनस ड्यूरेशन। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसलिए ये पूरा मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन क्रिटिकल पाथ मेथड टू फाइंड आउट दिस 4 times: earliest starting time, earliest finishing time, latest finish time, latest starting time. If you are confused for this, you can go to the YouTube channel and you can search for this video. I have already uploaded that in our YouTube videos playlist. You can find for project management playlist, and in that I have already uploaded this video. तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये टेबल आपको मिल जाएगा, राइट। आई एम नॉट रिपीटिंग दिस। तो आफ्टर गेटिंग दिस और 4 टाइम एस्टिमेट्स, व्हाट यू विल बी डूइंग इज you will be going for total float. What is the definition of total float? That is difference of starting time, otherwise difference of finishing time. तो यहाँ पे आपको total float find करना है. If we take the difference of finishing time, 9 minus 9 0, 9 minus 5 4. यहाँ पे difference यानी कि you need to subtract smaller value from the greater value, right? 15 minus 15, that is 0. 15 minus 11, that is 4. 22 minus 7, that is 15. 24 minus 15, that is 9. 24 minus 24, that is 0. 24 minus 9, that is 15. Now here, if you do this for starting time, same value मिलेगा. 0 minus 0, that is 0. 4 minus 0, that is 4, right? 9 minus 9, that is 0. तो ये सेम वैल्यू मिलेगा. आपको डिफरेंस लेना है फिनिशिंग टाइम का या फिर स्टार्टिंग टाइम का. उसके बाद आपको क्रिटिकल एक्टिविटी कैसे मिलेगी, तो आपको फाइंड आउट करना है कि किसके फ्लोट जो है वो 0 है. यहाँ पे इसका 0 फ्लोट है, यहाँ पे इसका 0 फ्लोट है, यहाँ पे इसका 0 फ्लोट है. तो आपकी जो क्रिटिकल एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है? एक्टिविटी 1 to 2 हैविंग 0 फ्लोट, एक्टिविटी 2 to 4 हैविंग 0 फ्लोट, एक्टिविटी 4 to 6 हैविंग 0 फ्लोट. तो अपना जो है क्रिटिकल एक्टिविटी 1 2 4 6, ये 3 एक्टिविटी जो है उससे हमारा पाथ जो बनता है वो है 1 2 4 6, और ये हमारा आ गया क्रिटिकल पाथ, राइट? दैट इज हैविंग पाथ दैट इज हैविंग द फ्लोट एज 0. ये सभी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट 0 है, तो हमारा क्रिटिकल पाथ आ गया 1 2 4 6, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो on the slide the critical path along the activities 1 2 2 4 and 4 6. So the critical path is 1 2 4 6, as I have already said, and in this manner you can develop the network. इस तरह से भी आप नेटवर्क बना सकते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आप ब्रैकेट्स देख रहे हो, यहाँ पे ब्रैकेट्स, तो उसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो है इट इज अबाउट अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और जो सेकंड नंबर है ब्रैकेट में
वो है लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, राइट। सेम मेथड है, जो इंडिकेट करने का तरीका है वो यहाँ पे अलग है। यहाँ पे देखो जैसे ये 24 पहला जो है वो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है, और दूसरा जो है दैट इज नथिंग बट लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। तो ये दोनों हमको मिल जाएंगे बाद में, आपको वी कैन फाइंड आउट EFT एज वेल एज LST बाय द फॉर्मूला, राइट। तो ये जो है फर्स्ट EST है, सेकंड LFT है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट। ये हमने नेटवर्क बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो जो 26 दिन में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला कितना है, क्या है फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू T माइनस TCP अपॉन सिग्मा। यहाँ पे Z इज इक्वल टू T कितना है, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू वी नीड टू पुट एज 26 हमें लिखना है T, क्योंकि डेटा में दिया हुआ है कि 26 दिन में फाइंड खत्म होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो T इज इक्वल टू 26 माइनस व्हाट इज दिस TCP। तो ये TCP जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो हमें टेबल में से मिलेगा भाई, कि ये जो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम है दैट इज टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट दैट इज 24 डेज। ये देखो यहाँ पे, या फिर ये टेबल में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम कितना है लास्ट एक्टिविटी का, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी होगी दैट इज 24। यहाँ पे लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम में मैक्सिमम वैल्यू है 24। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है, राइट। तो ये दैट इज नथिंग बट TCP। इफ वी फॉलो द क्रिटिकल पाथ देन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम विल बी 24 डेज। तो इन फॉर्मूला में TCP विल बी 24 अपॉन सिग्मा। अब ये सिग्मा जो है हमने अभी फाइंड नहीं किया है, सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड फॉर एक्टिविटीज ऑफ क्रिटिकल पाथ, सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी सिग्मा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वही एक्टिविटी का वेरिएंस लेना है जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ में हो। तो मैं आपको दिखाता हूं वो कि क्रिटिकल पाथ में कौन कौन सी एक्टिविटी है। यहाँ पे 1, 2, 2, 4 एंड 4, 6 है। तो यहाँ पे देखो 1, 2 उसका वेरिएंस, 2, 4 उसका वेरिएंस और 4, 6 उसका वेरिएंस। यहाँ पे आप ध्यान रखना सिर्फ ये तीन जो वेरिएंस है वही हमें ध्यान रखने हैं और उसी को हमें कैलकुलेशन में लेना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू वेरिएंस फॉर एक्टिविटी 1 to 2 प्लस वेरिएंस फॉर एक्टिविटी 2 to 4 प्लस वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी 4 to 6। समझ में आ रहा है। तो ये तीन जो एक्टिविटी, जहां पे ये कौन सी एक्टिविटी है जहां पे अपना क्रिटिकल पाथ है, जहां पे टोटल फ्लोट 0 था। तो यही तीन एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हमें ये तीन एक्टिविटी के लिए वेरिएंस कितना है वो देखना पड़ेगा, जो हमने ढूंढा था टेबल में। और ये तीन वैल्यू जो है उसको हमें यूज करके वैल्यू डायरेक्ट लिख देनी है। यहाँ पे वो वैल्यूज कितनी थी, यहाँ पे देखो 1, 4 एंड 1.778 क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज के वेरिएंस। तो यहाँ पे देखो 1, 4, 1.778 उसका समेशन करके स्क्वायर रूट लेना है, तो उसका आंसर आएगा 2.60, राइट। अब ये सिग्मा की वैल्यू हमें यूज करनी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.60, राइट। तो ये देखो यहाँ पे 26 माइनस 24 अपॉन 2.60, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ Z एज 0.7682। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z 0.7682, राइट। यहाँ पे हम रखेंगे तो मिलेगा 0.7682। अब ये जो वैल्यू मिला है Z का, उसके ऊपर से हमें परसेंटेज प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें टेबल में देखना पड़ेगा 0.7682 के लिए कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे टेबल है हमारे पास, 0.7 कहाँ पे है, वी नीड टू लुक फॉर 0.7682। अब 0.7682 फाइंड करने के लिए 0.7 फाइंड करना पड़ेगा, Z की वैल्यू ये रहा 0.7, और सेकंड में 6 है, यानी कि 0.06 वाला कहाँ पे है, ये रहा 0.06। तो ये कॉलम और ये रो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कहां पे है, ये रहा, राइट, 0.76। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वी कैन गेट 0.776। यहाँ पे देखो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है,
इसके ऊपर से मिलेगी, दैट इज 77.63। ये 0.77 जो है प्रोबेबिलिटी है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो हमें मिलेगा 77.63। यहाँ पे 77.82 दिया हुआ है, यू कैन गेट द नियरेस्ट, ये चलेगा। ये टेबल में यहाँ पे 0.7763 है आ रहा है, राइट। 0.76 के लिए यहाँ पे से 0.7 को लेना है, और ये रहा 0.06, तो उसके लिए ये 06 वाला कॉलम को देखना है, उसका इंटरसेक्शन में है 0.7763, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेंगे, तो दैट इज 77.63। यहाँ पे 77.82 लिखा हुआ है, दैट इज नियर बाय ओनली। तो इतने परसेंटेज चांसेस है हमारे पास कि ये प्रोजेक्ट 26 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, राइट। यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला मैं बोल देता हूँ कि टीसीपी जो है वो क्रिटिकल पाथ फॉलो करने पे कितने टाइम में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वो हमने 24 लिया हुआ है, टेबल में से फाइंड आउट किया था। और टी जो है वो डेटा में से लेना है कि 26 दिन में खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा और प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 26 हमें टी की जगह रख देना है। और सिग्मा कैसे फाइंड किया, सिर्फ वही एक्टिविटी का वेरिएंस ध्यान में लेना है जो क्रिटिकल पाथ में आती थी। तो यहाँ पे 1 to 2, 2 to 4 और 4 to 6, ये 3 एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल पाथ में है इंक्लूडेड, तो उनका वेरिएंस हमने यहाँ पे ध्यान में लिया हुआ है और उसका सम करके स्क्वायर रूट फाइंड किया है, और वी हैव found the value of sigma, then we have found the value of z, and based on that value of z we have found the value of probability from that table। so इस तरह से आप पूरा न्यूमेरिकल जो है वो अप्रोच कर सकते हैं।